Hello everyone, a very good afternoon. Welcome back to our YouTube channel Mission IS and PCS. I hope you people are doing well. So today we are going to practice 10 important questions of Indian polity and this is day 8th of 15 days series of Indian polity. I hope आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी. प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक क्विज सेशन. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है to meet any abnormal situation in country, the emergency provisions are contained in which part of Indian Constitution? देश में किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को टैकल करने के लिए कंट्री में. और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं 352 से 360 आर्टिकल्स जहां पर इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया गया है. तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसीज आर स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां निर्धारित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन सी वो इमरजेंसीज हैं? एक है नेशनल इमरजेंसी जिसको आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है. जब भी कंट्री में कोई वॉर की सिचुएशन हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, किसी कंट्री के द्वारा अटैक किया गया हो, तो उस कंडीशन में देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, जो कि इंडिया में अभी एक बार इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 1975 में. एंड इसके अलावा आर्म्ड रिबेलियन हो, आर्मी के द्वारा कोई रिबेलियन सिचुएशन हो, रिबेलियन कर दिया गया हो, तो वहाँ पर भी नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है. सेकेंड इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल जिसको बोला जाता है. जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको लागू किया जाता है अंडर आर्टिकल 356. एंड थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है कंट्री में, तो उस टाइम पर अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जाता है. लेकिन अभी तक इंडिया में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसको कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Consider the following statements about the national emergency. राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज पावर टू एडवाइज प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट. सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपनी कैबिनेट के साथ कंसल्ट किए बिना इमरजेंसी को लागू कर सकें या फिर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दे सकें कि इमरजेंसी को लागू किया जाए. एंड सेकंड स्टेटमेंट ये है कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है. तो ये भी गलत है क्योंकि जो मिनर्वा मिल केस आया था 1980 का, उसके बाद ये जजमेंट आई थी कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में जो है चैलेंज किया जा सकता है. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इससे पहले जो है 1978 से पहले प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती थी कि वो अपनी कैबिनेट के साथ कंसल्ट किए बिना ही इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट को दे सकते थे. लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी कैबिनेट के साथ कंसल्ट किए बिना इमरजेंसी को लागू कर सकें. तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू.
सेकेंड स्टेटमेंट है आफ्टर अप्रूवल द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 वीक्स। थर्ड स्टेटमेंट है इमरजेंसी ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन indefinite period with an approval of the parliament for every 1 year. And last statement है the resolution for the continuation of emergency must be approved by special majority. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल इमरजेंसी की, और नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जो एक रेजोल्यूशन को अप्रूव किया जाता है और उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें जो इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, जो उद्घोषणा की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब भी कोई इमरजेंसी इशू हो जाती है तो उसके नेक्स्ट उसके आगे आने वाले 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस के द्वारा उस इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। और जब भी वो अप्रूवल मिल जाता है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को, तो इमरजेंसी 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है, ना कि 6 वीक। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन है उसको अनडाउटेडली इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो ये सभी फैक्ट्स इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय हुम। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी टाइम जो नेशनल इमरजेंसी है उसके प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फ्रीडम टू स्पीच। जब भी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, जब भी कोई किसी कंट्री के द्वारा कोई अटैक किया जाता है, फिर वॉर की सिचुएशन होती है, उस टाइम पर अगर नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया है कंट्री में, तो उस टाइम पर जो हमारे आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फ्रीडम टू स्पीच से रिलेटेड हैं, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू एसोसिएशन, ये 6 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। और लेकिन अगर ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्म्ड रिबेलियन की वजह से हुई है, इम्प्लीमेंट की गई है, तो ये जो राइट्स हैं इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन पार्लियामेंट इज गिवन पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। सी स्टेटमेंट है द मैक्सिमम पीरियड फॉर इट्स ऑपरेशन इज 2 years। एंड डी स्टेटमेंट है इट अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। जो प्रेसिडेंट का रूल इम्प्लीमेंट होता है उसका मैक्सिमम जो पीरियड है वो 3 years प्रिस्क्राइब्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि 2 years। बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? 1 year, 2 year, 3 years। देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हमारे संविधान में
फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो मैक्सिमम पीरियड है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, और जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो जाती है एक बार, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कितने टाइम तक इसको कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कोई भी मैक्सिमम पीरियड इसके लिए प्रिस्क्राइब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। सेकेंड स्टेटमेंट है, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उसके लिए जो जो अप्रूवल है वो 1 महीने के अंदर मिलना ज़रूरी होता है, ना कि 2 महीने के अंदर। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ज़रूरी नहीं होते हैं प्रेसिडेंट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। Next question है, which article of the Constitution authorizes the President to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during national emergency? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 357, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 एंड आर्टिकल 360। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आर्टिकल 359 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बात मेंशन है कि जब भी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की जाएगी तो उस टाइम पर जो जो आर्टिकल 32 है जिसमें सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि अगर उनके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं सिटीजन्स। तो ये जो उनका राइट है इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये सस्पेंशन का जो राइट है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 359। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए गाइज। आई एम श्योर ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।